Now, function of synaptids. Antipodals. Egg. Synaptid. Filiform apparatus. Filiform apparatus. And Punnett cell. I mean central cell. So synaptid cell secrete chemical to attract pollen tube. It is the place where pollen tube discharge male and female nucleus for fertilization. For fertilization. Now, what is the function of filiform apparatus? Filiform apparatus take part in entry of pollen tube, entry of pollen tube via micropipe inside embryo cell, inside embryo cell, filiform apparatus, and micropollen, M for micropipe, micropollen, and C for syllable end. Now, what is the function of antipodals? Antipodals possesses ostoria, to absorb food from nucellus and provide nourishment to developing embryo sac
and embryo as well as endosperm. So VBA क्वेश्चन एंटीकोडन्स का क्या फंक्शन है? हम अगर बात करें फ्री फॉर्म ऑपरेटर्स का या बात करें सिनर्जी का, क्योंकि सिनर्जी में ही ये फ्री फॉर्म ऑपरेटर्स है, तो फ्री फॉर्म ऑपरेटर्स का काम है पॉलीन ट्यूब को अंदर लाना, और जब पॉलीन ट्यूब अंदर आएगा तो वो सिनर्जी में आकर के मेल न्यूक्लियस जो होते हैं लार्जर एंड स्मॉलर मेल न्यूक्लियस, वो यहाँ पर डिस्चार्ज होंगे और उससे एक और इस सेंट्रल सेल का फर्टिलाइजेशन होगा। Now role of meiosis. meiosis का क्या रोल होगा? Role of meiosis. Meiosis maintain the body level maintain the body level of the cell of embryo sac. Second, egg plus male nucleus fertilization zygote, it becomes 2N, embryo 2N, organism 2N, meiosis in germ cell or reproductive cells, make it half, so again it become N. So thus meiosis reduce the number of chromosomes after fertilization. ऐसा आप लिख सकते हैं, meiosis reduce the chromosome number after fertilization. zygote से कोई ऑर्गेनिज्म बनता है एम्ब्रियो के द्वारा। जब ऑर्गेनिज्म होंगे या तो ये मेल होगा या फीमेल, और इसके बॉडी में जो सेक्स ऑर्गन होंगे उसके अंदर मियोसिस होगा, और मियोसिस होने से
अगर वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो एग बनेगा, और मेल सेक्स ऑर्गन है तो उनमें न्यूक्लियस बनेगा। यानी कि क्रोमोसोम का नंबर फिर से मियोसिस के द्वारा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, n हो जाएगा। इस प्रकार क्रोमोसोम का नंबर जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन रहेगा। सेकंड है क्रॉसिंग ओवर जो होता है मियोसिस में, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग पैकेजिंग substage of prophase first. So crossing over or genetic recombination causes variation, and variation causes adaptation. Adaptation means adjustment in surrounding environment. I mean changing surrounding environment में जीव अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा। प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बनाने में भी मियोसिस का रोल होता है। तो ये सब हम बोल सकते हैं कि मियोसिस इसमें मदद करता है। हम अगर बात करें पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक का, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक, तो इसमें 7 सेल्स और 8 न्यूक्लिया होते हैं। अगर हम बात करें कोइनोथेरा टाइप का, कोइनोथेरा में कोइनोथेरा टाइप एम्ब्रियो सैक, इसमें केवल 4 सेल्स होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 सेल्स। 3 एंटीकोडल्स, इसमें क्या नहीं होगा, एंटीकोडल्स नहीं होगा, नो एंटीकोडल्स। एंटीकोडल्स नहीं होगा तो क्या होगा, तो आंसर है 1 एग, 2 सिनर्जिड प्लस 1 सेंट्रल सेल। लेकिन जनरली हम लोग सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस जानते हैं, n प्लस n लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस का भी नंबर 4 ही होगा, 4 सेल्स 4 न्यूक्लिया। यहाँ पर सिंगल होगा, n होगा ये, इसलिए इसको ऐसा लिखते हैं। वहीं पर अगर ड्रूजा टाइप में देखा जाए, ड्रूजा टाइप एम्ब्रियो सैक में, इसमें सेल का नंबर 15 रहता है, 15 सेल्स प्लस 60 न्यूक्लिया हो जाते हैं। तो ऐसा कभी-कभी एब्नॉर्मल रेयर टाइप है ये, जिसमें क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जो लोग टारगेट वाले हैं, जो मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को ये सब कभी-कभी देख लेना चाहिए कि कहीं एब्नॉर्मल क्वेश्चन कभी अगर आता है तो यही सब आपको कोइनोथेरा या ड्रूजा टाइप पर आएगा, और नॉर्मल टाइप अगर क्वेश्चन आता है तो पॉलीगोनम टाइप वाला आएगा। जैसे कि हम आपको बताए थे कि 4 मेगास्पोर मदर सेल, 4 मेगास्पोर्स बनते हैं एक मेगास्पोर मदर सेल से, जिसमें से 3 डिजेनेरेट कर जाते हैं और 1 बचते हैं। अगर हम इसको माइक्रोपाइल बनाएंगे, ये चलाजा बनाएंगे, तो बताए थे चलाजा वाला जनरली क्या होता है, फंक्शनल हो जाता है। ये पॉलीगोनम टाइप में हम आपको दिखलाए थे कि सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर आपको दिखलाए थे।
सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। और बताया गया था कि ये 3 जो है वो डिजेनरेटेड है, बर्बाद हो गया है जो मैक्रोपाइलर साइड से है। लेकिन अगर हम बात करें कैजुलाइना का, तो कैजुलाइना में जो 4 बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल के डिवीजन से जो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, 4 मेगास्पोर्स, उस 4 मेगास्पोर में से कोई भी एक चेंज हो सकता है एम्ब्रियो सैक में। उसमें ये नहीं है कि सेलाइडल वाला ही रह जाएगा या मैक्रोपाइलर वाला ही रह जाएगा, इसमें से कोई भी रह सकता है, 4 में से कोई भी एक फंक्शनल रहेगा। सो एनी वन remain functional and other degenerated, और अदर जो है वो प्रभाव हो जाता है। दूसरे प्रभाव हो जाते हैं, कौन रह जाएगा ये नहीं कहा जा सकता है। कैजुलाइना के केस में 4 मेगास्पोर्स बनने के बाद कोई भी एक मेगास्पोर फंक्शन रहेगा जिसका किस्मत अच्छा होगा, बाकी नष्ट हो जाएंगे। उसमें आप ये नहीं कर सकते हैं कि सेलाइडल वाला फंक्शन रहेगा, जैसे कि हम घेरा में बताए थे कि मैक्रोपाइलर एंड वाला फंक्शन रहेगा। लेकिन यहाँ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वन फंक्शन रह जाएगा। अब हम आपको एक नोट लिखाना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आप उसको नोट के रूप में देख लीजिए। तो pollen grain of Sardinia make honey poisonous, make honey poisonous। तो आपको कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कभी कभी घर में रखा हुआ हनी पॉइजनस हो जाता है जिसके कारण डेथ हो जाता है। तो पॉइजनिंग ऑफ हनी किसके पॉलन ग्रेन से होगा? तो आंसर होगा सर्देनिया के पॉलन ग्रेन से। पॉलन एलर्जी इससे पहले हम आपको बता चुके थे पार्थेनियम के पॉलन ग्रेन के द्वारा। इसके अलावा कैस्टर से भी होता है या अदर भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो पाता है। जैसे आप पाइनस के केस में भी पढ़े थे, पाइनस के केस में भी एलर्जी होता है जब पाइनस का पॉलन ग्रेन येलो कलर का सल्फर कलर्ड पॉलन ग्रेन जब एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड होता है जिसको हम लोग सल्फर शावर कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सल्फर शावर या गोल्डन शावर कहाँ देखने को मिलेगा? तो आंसर होगा पाइन फॉरेस्ट में, और यानी पाइनस के फॉरेस्ट में जिसको आप जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और उसके द्वारा भी एलर्जी होता है, हे फीवर होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, अस्थमा होता है। तो ये सब आपको याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म के पॉलन ग्रेन जब हवा के द्वारा विंड के द्वारा जब स्कैटर्ड हो जाते हैं जिसको कहते हैं हम लोग विंड पॉलिनेशन, जो भी हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन। तो विंड पॉलिनेशन के द्वारा रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस होता है, हे फीवर होता है, अस्थमा होता है और ब्रोंकाइटिस होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनेशन। तो टर्म पॉलिनेशन वाज coined by Campbellius. Term was coined by Campbellius.
Definition: the transfer of pollen grain, the transfer of pollen grains from anther lobe to stigma of a carpel or pistil called pollination। तो इसको पॉलिनेशन कहा जाता है। एंथर लोब से स्टिग्मा, जो कार्पेल या पिस्टिल का पार्ट है, वहां तक पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना पॉलिनेशन कहलाता है। लेकिन हम बात करें अगर जिम्नोस्पर्म की, इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल इज नेक्ड। यहाँ ओव्यूल क्या होता है? नेक्ड होता है। जिम्नस मींस नेक्ड होता है, स्पर्मा मींस सीड होता है, और ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाता है। तो यहाँ ओव्यूल क्या होते हैं? नेक्ड होते हैं। यहाँ पर स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन नहीं आएगा, तो जिम्नोस्पर्म में हम बोलते हैं डायरेक्ट पॉलिनेशन होता है। और डायरेक्ट पॉलिनेशन जो होता है तो विंड के द्वारा होता है ऑलवेज। इसको कहते हैं हम लोग एनिमोफिली, आई मीन विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन जिसको कहते हैं एनिमोफिली। तो डायरेक्ट पॉलिनेशन का मीन्स होता है कि पॉलन ग्रेन रीच कहां पहुंच जाएगा? माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल डायरेक्टली। ओव्यूल आप या यहाँ पर आप एम्ब्रियो सैक कर सकते हैं। एम्ब्रियो सैक डायरेक्टली पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप तीन पार्ट पढ़ते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, वैसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर है। यहाँ पॉलन ग्रेन डायरेक्ट माइक्रोपाइल पर जाएगा, और इसलिए हम इसको कहेंगे डायरेक्ट पॉलिनेशन। लेकिन एंजियोस्पर्म के केस में स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन आएंगे तो वहां से पॉलन ट्यूब आएगा, पॉलन ट्यूब बढ़ते बढ़ते माइक्रोपाइल के पास आएगा। तो हम इस प्रकार के पॉलिनेशन को कहते हैं इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। तो एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर हम लोग पॉलिनेशन को डायरेक्ट ना कह करके कहेंगे इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। तो हम लोग यहां लिखेंगे पॉलिनेशन इज इनडायरेक्ट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इनडायरेक्ट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये पॉलिनेशन इनडायरेक्ट होगा, और मेनली टू टाइप्स का देखने को मिलेगा, एक सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन जिसको आप कहेंगे ऑटोगैमी, और इसके द्वारा आगे होगा इनब्रीडिंग, यानी होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ऑटोगैमी पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसके द्वारा क्या होगा? इनब्रीडिंग होगा। और आपको बात पता है कि ये इनब्रीडिंग जो होता है इसमें होमोजाइगोसिटी बढ़ता है, जो भी आपको दिखाएंगे।
दूसरा होगा सेकेंड पार्ट क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को कहा जाता है एलोगैमी। और इस एलोगैमी के द्वारा आगे होगा ऑड ब्रीडिंग। अब क्वेश्चन होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन तब होगा जब एक फ्लावर में एंथर लोब जो पार्ट है स्टामेन का, ये स्टामेन है और मेन पार्ट है, और ये है कार्पेल और पिस्टिल जो फीमेल पार्ट है। और इसी का पॉलन ग्रेन अगर इस स्टिग्मा पर आ जाए, ये पॉलन ग्रेन डस्ट हुआ है, पॉलन ग्रेन का डस्टिंग हुआ यहाँ, तो अपने ही वाले मेल पार्ट का पॉलन ग्रेन फीमेल के स्टिग्मा पर आ जाए और स्टिग्मा इसको रिसीव कर ले, तो आप इसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। यानी सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा? तो जब एक फ्लावर जो होंगे, जैसे कि यहाँ पर हम फिगर अगर लिख लें फ्लावर, फ्लावर क्या होगा? बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल फ्लावर का कई एग्जांपल हम दिए हैं और यहाँ पर कॉमन हम लिखना चाहेंगे जैसे पी है, या फिर आप इसके जगह पर स्वीट पोटैटो ले सकते हैं। जिसको कन्वोलुलस कहा जाता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, मेल फीमेल फ्लावर क्या होना चाहिए? यार अभी मेल फीमेल फ्लावर का पार्ट आप देख रहे हैं एक समय पर मैच्योर हो जाए तभी स्टिग्मा उसको रिसीव करेगा। जैसे फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों अगर फ्लावर में है और दोनों अगर एक समय पर मैच्योर नहीं हुआ, तो फिर उसका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा रिसीव नहीं करेगा, तब आप उसको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कहेंगे। इसलिए रूल है कि बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ दोनों मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन का मैच्योरिटी एक समय पर होना आवश्यक है, और जिसको आप कहेंगे होमोगैमस। तो बाइसेक्सुअल के साथ क्या होना चाहिए? होमोगैमस होना चाहिए। अब इस टर्म को हम यहाँ पर डिफाइन कर लेना चाहेंगे कि होमोगैमस वर्ड क्या होता है। बाइसेक्सुअल का मीन्स हो गया कि जब मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे एक फ्लावर में, और होमोगैमस का मतलब हो जाएगा व्हेन मेल एंड फीमेल, ये सिंबल मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है। व्हेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर्ड एट द सेम टाइम, मैच्योर्ड एट द सेम टाइम, एक ही समय पर अगर मैच्योर्ड हो जाए तब यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन होगा, इसको कहेंगे आप सेल्फ पॉलिनेशन। तो आप इसके लिए डेफिनेशन देंगे द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther lobe to a stigma, anther lobe to a stigma of the same flower। और ये फ्लावर क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअल एंड होमोगैमस। ये हमेशा आपको याद रखना होगा।
और ये बाइसेक्सुअल और होमोगैमस फ्लावर दो प्रकार का होगा। अगर इसके मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड होंगे तो आप कहेंगे इसको चैस्मोगैमस। चैस्मोगैमस का मतलब होता है फ्लावर ओपन, जो फूल खिलेंगे। और दूसरा होगा क्लिस्टोगैमस, फ्लावर क्लोज, जिसके फूल नहीं खिलेंगे आप उसको कहेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो एक फ्लावर जो क्लिस्टोगैमस है तो गारंटी है कि उसके अंदर में मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे और दोनों एक ही समय पर मैच्योर्ड होंगे, और गारंटी के साथ वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी होगा। तो अगर हम बात करें क्लिस्टोगैमस फ्लावर का, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर आपको कहां मिलेगा? तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर मिलेगा वायोला, जिसको आप कहेंगे पैंसी, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना एंड ग्राउंडनट। जिसको आप पैरेंटिस हार्पोजिया कहते हैं। अंतर क्या है कि वायोला और ऑक्सैलिस में जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा वो अबव सॉइल होगा, सॉइल के ऊपर होगा, और कॉमेलिना और ग्राउंडनट में ग्राउंडनट या अरेकिस, इसमें अंडरग्राउंड होगा, अंडरग्राउंड जमीन के नीचे अंडरग्राउंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो नेक्स्ट डे क्लास में हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर को दिखलाएंगे और फिर उसके आगे की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के